यहां तक हो गया। अब ये फिगर बना लो। ये वाला मत बना, इससे तो मैंने एग्जाम्पल ही पूछा था, इसका इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है आपके लिए। ये प्राकृतिक, ये पता है, ये फिगर आपको एग्जाम में काम आएंगे, मेंस में लिखने जाओगे, ऐसे ही बना के लिख के चले जाना, इसलिए उसी पैटर्न में बना रहा हूं मैं आपको। ये बनाओ प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित। है, हाँ हाँ, फोल्डिंग और ये फॉल्टिंग। और वो क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ ले, एलिमिनेट करने के लिए पूछ ले, कई तरह से पूछ सकता है इसमें। और आप साफ साफ बनाना, ठीक है, ऐसे अगर करके समझ में आए आपको, ये नहीं कि ऐसे बना देना है, उसमें ऑर्डर नीचे करना, वो तो मेरे लिए सही है नहीं थी ना। तो इस पे लिखाने वाला कुछ नहीं है, समझ, यही फिगर आपको याद रहेगा आपको हमेशा।
सबसे हाईएस्ट है टिहरी, उत्तराखंड में है। भागीरथी एंड भिलंगना रिवर के कन्फ्लुएंस यानी संगम पे। वो जब मैं डैम ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी तो हालांकि यहाँ पे लिख लो, आपको याद आना चाहिए। और ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये चाइना में है। किस नदी पे? यांगटीजी। बस यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्राकृतिक कारण है। हाँ, दोनों ही है। हाँ हाँ, अलग है भाई। प्लेट मूवमेंट से बहुत कुछ होता है। प्लेट मूवमेंट से फोल्ड भी पड़ते हैं, प्लेट मूवमेंट से भूकंप भी आते हैं, प्लेट से ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक, कई सारे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कारण है, जब पूछेगा तो कारण को आपको प्राकृतिक कारणों में डालना पड़ेगा, नेचुरल फैक्टर। बना लिया? अब ये बना लो, भूकंपीय तरंगे। डैम में एक एग्जांपल और एक लिख सकते हो आप लोग, एक मिनट। इंडिया में एक डैम था, कोयना डैम, नाम सुना इसका? कोयना डैम पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पड़ता है। और यहाँ पर 1993 में एक भूकंप आया था, तो वैज्ञानिक चौंक गए। क्यों? आपको सर क्यों चौंक गए? भूकंप कौन सी बड़ी बात है? इसलिए चौंक गए क्योंकि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये भारत का सबसे सेफेस्ट जोन माना जाता है भूकंप के मामले में। तो जब भूकंप, और ये यहां पड़ता है कोयना, तो यहां पे आया, तो लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया कि यहां कैसे भूकंप आ गया। तो जब रिसर्च किया तो पता लगा ये जो कोयना डैम बना है उसके वजह से आया। इससे पानी स्टोर था, वो पूरा बैठ गई धरती, आसपास के एरिया में भूकंप आया। कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोयना डैम, ठीक है। ये एग्जाम्पल केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें सुधार किए गए होंगे। अब बता रहा हूं, टिहरी डैम जब से बना है, उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता बढ़ गई है। और एक नुकसान और भी है, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, हम तो यही दुआ करेंगे, अगर टूट जाएगा तो बिलीव करो उसका पानी दिल्ली तक आएगा, इतना पानी उसके अंदर है। तो जाकर डैम देखिए। और पहाड़ों में नदियां वैसे ही विकराल होती हैं। हरिद्वार में आपने नोटिस किया है? अब फाटक खुला जाता है ना, लेकिन पानी तो उसमें एक अमाउंट में हमेशा पानी रहेगा ना। जहां लाखों लीटर पानी है, लाख करोड़ों बोलूंगा मैं, ठीक है, उतना पानी वो हमेशा स्टोर है। वो तो डैम तब खोलते हैं जब गर्मियों में पानी की थोड़ी कमी हो जाती सप्लाई के लिए, या बाढ़ में ओवरफ्लो हो जाता तब खोलते हैं, समझ रहे हो? तो डैम में तो हमेशा पानी इतना रहेगा ही रहेगा ना। पानी, डैम का पर्पस ही होता है कि पानी को स्टोर करके रखना उस समय के लिए जब पानी की आवश्यकता हो। डैम बनाने का पर्पस महाराष्ट्र में है? नदी कोयना ही है शायद, नदी कोयना है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस ये एग्जाम्पल में रखना, कोयना डैम, ठीक है। हटा लो, ये बना लो।
हाँ ओके मिलता है। गैस एक्चुअली हमेशा लिक्विड के साथ काउंट होती है, इसलिए अब लिक्विड नहीं तो गैस भी नहीं होगा। हो गए, बनाओ जल्दी से फिर। लॉन्गिट्यूडनल हो क्या, और ये ट्रांसवर्स थी, भूल गए। मुद्दा ये नहीं क्या आपको याद आया, मुद्दा है कि भूल कैसे गए। मुद्दा ये है ना, ये तो मैं इतनी बार पढ़ा चुका मैं। ट्रांसवर्स, मुझे तो ऐसा बनाने की जरूरत क्या होगी, इसमें से आपको याद रहेगा। ध्यान रखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो इतनी ईमानदारी से पढ़ो कि, और बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं, ये गलत है। आप में से आप अपने घरों में देखो, ऐसा एक व्यक्ति बताओ जो केवल एक ही एग्जाम देता हो, नहीं ना। फिर भी हम एग्जाम, आप ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी बोलाऊं, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, तो इतना डेप्थ पढ़िए इस लेवल तक कि कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। और हमेशा जिस जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके सेट ऑफ क्वेश्चन देखिए, उसका पैटर्न देखिए। हो गया, चलिए अब डालेंगे, ये वाला फिगर बनाएंगे। रेगलिक, रेलिक वेव, RAYLEIGH, रेलिक वेव। ये वाला, ये तो रोलिंग है, ये रोलिंग लिखो। ये तो वेव के घूमने की दिशा है ना रोलिंग, ये तो वैज्ञानिक का नाम है रेलिक। हो गया, नेक्स्ट वीक आप लोग की होपफुली उम्मीद है कि जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, हम क्लाइमेटोलॉजी में एंट्री कर जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट किए। क्योंकि अब ये इसके बाद बस प्लेट टेक्टोनिक और बचेगा, उसका लैंडफॉर्म। अब ये बना लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ इस पे। तीन सौ 700 किलोमीटर लिखा तो है। अब डालेंगे इसमें पहली हेडिंग, सेलो अर्थक्वेक, यानी छिछले भूकंप। छिछले भूकंप
the great majority of earthquake have shallow focus या shallow depth of earthquake have shallow focus या depth, hence they are called as a crustal earthquake. crustal earthquake हिंदी में लिखेंगे अधिकांश तीव्र भूकंप छिछली गहराई से आते हैं, इसलिए इन्हें भूपर्पटीय या भूपर्पटी भूकंप कहते हैं। लिखेंगे अगली लाइन, दो THOUGH, दो, हालांकि दो comparatively of low magnitude shallow focus, हालांकि ये भूकंप कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन ये इतने पास से होते हैं कि इनकी कम तीव्रता ही अधिक विनाशकारी साबित होती है। सेलो अर्थक्वेक या सेलो फोकस। अगला लिखेंगे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ठीक है, इसमें लिखेंगे दिस इज इंटरमीडिएट अर्थक्वेक based on 70 to 300 किलोमीटर इन डेप्थ। मध्यम गहराई के भूकंप 70 से 300 किलोमीटर गहराई तक आते हैं। नियर अबाउट 4 to 5% earthquake coming from intermediate depth, क्या हुआ? बस हो गया। नियर अबाउट 4 to 5% ऑफ अर्थक्वेक या टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थक्वेक। हाँ बोला है, क्या बोला है मैंने? हाँ, कमिंग फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आगे करेंगे डीप फोकस अर्थक्वेक, गहरे भूकंप। deep focus earthquake is applied to earthquake deeper than 300 किलोमीटर और 300 to 700 किलोमीटर, 300 to 700 किलोमीटर। इन्हें लिखेंगे गहरे भूकंप 300 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई से आते हैं।
डीपर अर्थक्वेक कॉमनली अकर फ्रॉम बेनी ऑफ जोन। याद आ रहा है बेनी ऑफ जोन कहां होता है मैंने, जब मैग्मा चैम्बर होता है। देखेंगे गहरे भूकंप सामान्यतः बेनी ऑफ जोन, ऐसे लिख लेंगे, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में लिख लो, बेनी ऑफ क्षेत्र से आते हैं। अब आते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता पर और मापन पे। देखो भूकंप को नापने के लिए, ठीक है, हाँ, अगर मैं 98% बच्चों की बात करूं तो सब कुछ समझ जाते, बस यहीं फंस जाते हैं। क्यों? अब देखो ध्यान से आते हैं। भूकंप का मापन, मैं बहुत कुछ आपसे नहीं पूछूंगा और इतनी मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूं क्योंकि आप नए बच्चे हो। भूकंप में एक होता है इंटेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। एक होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, दोनों में अंतर बताओ। अगर मैं स्केल की बात करूं आपकी सुविधा के लिए, चलो स्केल भी कर देता हूं। इंटेंसिटी का अर्थ के तीव्रता को किससे नापी जाती है? मर्केली स्केल से। ठीक है, एक मिनट, मर्केली स्केल। और मैग्नीट्यूड नापा जाता है रिक्टर स्केल। ठीक है, बताइए दोनों में क्या अंतर है? पहले मुझे बताओ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में अंतर क्या होता है? वो मैग्नेटिज्म होता है। नहीं वो सब नहीं, देखो ये नहीं, मैं ये चीज ये जो समझाऊंगा ना, ये आप अपने आसपास 100 लोग से लावारा नहीं, भावनाओं को आहत नहीं करना है। ठीक है, देखो ध्यान से आप समझो, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी। जैसे पहले जो स्केल बना ये मर्केली बना। मर्केली एक कहाँ के थे? इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने, यही करता हूं, 1902 में, ये कहाँ थे? इटली के थे। इन्होंने क्या किया, जैसे टेस्ट किया, ठीक है, इन्होंने 5 घर बना दिए छोटे से। तो पहले में 2 टूटे, दूसरे में 5 टूटे। तो उन्हें टूटने के आधार पे मान लिया, अनुभव आधार पे, कि कितना नुकसान हुआ। हाँ, तो कोई भी स्ट्रक्चर मान लो, घर मान लो, दुकान, ठीक है, तो कितने टूटे, उसके आधार पे इन्होंने देखा कितना विनाश हो रहा है। इन्होंने विनाश को क्राइटेरिया माना। ठीक है, इसलिए इससे देखा क्या इंटेंसिटी कितनी है, कितना है तीव्र, तीव्र कितना है। ठीक है, इसको, और इस स्केल में मान होती है 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक मान होती है। और जैसे कहते हैं भूकंप आया 7 मैग्नीट्यूड का आया, 6 का आया, तो वही स्केल हो गया ना, 1 से लेकर 7 आया, 6 आया। ठीक है, इस स्केल में मान होती है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है,
ये क्या है? ये है एक्सपीरियंस आधारित। ये है मैथमेटिकल। होता क्या देखो समझो, बहुत एग्जाम रहा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मकान टूटे, हमने उसके अनुभव के द्वारा बताया तीव्रता कितनी है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने मजबूती मकान की बढ़ा दी, हो सकता है एक भी ना टूटे, या हमने टेक्नोलॉजी अपना दी कि मकान टूटे ही ना, जैसे जापान वगैरह में। तो हम कैसे जज कर पाएंगे आपकी? आप तो कुल टूटने की क्षमता मान रहे हो, हमने मकान ही तो मजबूत कर दिया, तो आपका तो वो आपका स्केल तो खराब हो गया। तब ये आए रिएक्टर स्केल, यानी इन्होंने कहा कि जो नुकसान हो रहा हम उसे बेस मानेंगे, यानी कितना विनाश हो रहा है, ठीक है, इसे बोला गया तीव्रता। तब इन्होंने स्केल बनाई 1935 में। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा नहीं, अगर विनाश नहीं, यहां पे ऊर्जा मानी जाएगी। अगर मान लो राजस्थान में हम कोई बिना बम फोड़ दें, उतनी ही क्षमता है, वो जाने, जैसे प्रयागराज में कोई बम फोड़ो उतनी क्षमता का, तो आप आपको 10 घर गिर जाए, ध्यान सुनना, और उतनी ही क्षमता का राजस्थान के मरुस्थल में बम फोड़ दो, कुछ भी नहीं। तो पैमाना आपको गलत हुआ ना आपका, अगर आप टूटने की क्षमता मान रहे हो तो। इन्होंने कहा नहीं, हम मानेंगे मैग्नीट्यूड, परिमाण, यानी कितनी ऊर्जा निकली है। अगर जितनी क्षमता का बम यहां फोड़ेंगे, अगर उसमें 30 मैग्नीट्यूड की तीव्रता निकली है, तो 30 तो राजस्थान में निकलेगी। इनका ये बात सही हो गई कि इन्होंने कहा कि भाई वो ऊर्जा आपकी राजस्थान में भी सेम होगी, महाराष्ट्र में भी सेम होगी, और तमिलनाडु में। इसलिए मैग्नीट्यूड वाला अधिक परफेक्ट। समझ गए? अब मैं वापस आ रहा हूं अपनी बात पे। इंटेंसिटी बताता है विनाश कितना हुआ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड बताता है क्षमता की, ऊर्जा कितनी निकली है, इसलिए ये अधिक परफेक्ट है, ठीक है। एक होता है सिस्मोग्राफ, नाम सुना है? रिएक्टर, RICSTR। ये मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैं पता नहीं, ज्योग्राफी में तो यही नाम आता है, होगा कोई, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में अंतर क्या है बताइए? और रिएक्टर स्केल में नहीं है? इसका मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कुल मिला के कहानी ये है। अगर एनसीईआरटी पढ़े होते तो इतनी बचकानी बात नहीं करते। इसीलिए मैं वही चीज पूछता हूं जो आपकी क्षमता में है, मैं ऐसे कोई चीज नहीं पूछता जो आपकी रेंज से बाहर है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये देखो, देखो सिस्मोग्राफ वो मशीन है, बहुत ध्यान से ना, सिस्मोग्राफ वो मशीन है जिसके अंदर रिएक्टर स्केल लगी हुई है। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ वो मशीन है जिसके अंदर रिएक्टर स्केल लगा हुआ है। जैसे आप क्या क्या सिस्मोग्राफ, मैं सिस्मो इतनी चीज लेता हूं, आपने अगर 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा? ग्राफ वाला, याद आ रहा?
पेपर पे ग्राफ बना के आंसर करते थे हम लोग, याद आ रहा है? तो ये क्या है, ये जो जिगजैग लाइन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो है अर्थक्वेक का। उससे यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 6 हो, तो ग्राफिक के द्वारा दिखाया जा रहा है ना कितना तीव्र चल रहा है, ये यही ज्यादा हो जाए तो ज्यादा तीव्र हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थक्वेक दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, हम जो ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग। कहां गया? ठीक है, अब समझिए, ध्यान रखें, ये चीज बहुत छोटा सा अंतर था लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, लिख लो पहले, ऐसे बना लो, मैं इसे लिखाता हूं, ऐसे बना लो फिर लिखाता हूं मैं। एक तरफ डालेंगे मर्केली, पहले मर्केली में सारे पॉइंट लिख लेंगे। अरे सब लिखवा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं लिखवाने के लिए। अमेरिकन है, गांव में कहावत कही जाती है कहीं फंस जाओ तो बोल दो सब कुछ अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, सारे मान लेते हैं। वही हाल सच है कि अमेरिका में ज्यादातर हो रहा है। देखिए ये मर्केली, मर्केली लिखेंगे, मर्केली में पहला पॉइंट लिखेंगे, द मर्केली इंटेंसिटी स्केल इज, Mercalli intensity scale is a seismic scale used for measuring the intensity of earthquake, of an earthquake। देखेंगे मर्केली स्केल एक भूकंप मापनीय स्केल है। मर्केली स्केल एक भूकंप मापनीय स्केल है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, The scale was invented by Italian scientist या Italian seismologist 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 मर्केली इन 1902। हिंदी में लिखेंगे, इस स्केल का आविष्कार, इस स्केल मर्केली स्केल, इस स्केल का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक या इटली के भूकंपवेत्ता मर्केली ने 1902 में किया था। It was modified by Wood and Newman। इस स्केल को संशोधित या परिमार्जित वुड एवं, नाम था ये, वुड एवं न्यूमैन ने किया था। WOOD, वुड एंड न्यूमैन ने 1931 में किया था। It has value ranging from 1 to 12। इस स्केल का मान 1 से 12 तक होता है।
अब लिखेंगे रिएक्टर स्केल ऑब्लिक सिस्मोग्राफ। बात वही होगी, लिख लो लिख लो, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड टूल्स। नहीं, ये बना के नहीं लिखेंगे ना, ठीक है, ये अनुभव पे आधारित था, ठीक है, लिख लो। आगे लिखेंगे रिएक्टर स्केल और इसके लिए काम जरूर करना, जब भी 10-15 दिन हो जाए, कुछ और भी क्लास बीत जाए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो भी लगाना, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि क्वेश्चन में क्या नया आ रहा है, ठीक है, ये जरूर। आगे चले, हाँ, रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट, साइंटिस्ट कैन, तो सिस्मोग्राफ को सिस्मोग्राफी लिखेंगे, है ना, SEISMOGRAPH, ठीक है, सिस्मोग्राफ, सॉरी, साइंटिस्ट कैन मेजर दिस सिस्मिक वेव, these seismic wave on instrument called seismograph। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ की सहायता से माप सकते हैं। अगला पॉइंट, The seismograph detect seismic wave below the instrument and record them as a सीरीज ऑफ जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन होती वाली इस टाइप की, ठीक है, हिंदी लिखेंगे, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में आंकता है या अंकन करता है। A seismograph detects seismic wave below the instrument and record them as a series of zigzag line। हिंदी नेक्स्ट लिखेंगे इंग्लिश में, रिएक्टर स्केल कॉमा मैग्नीट्यूड स्केल इज, रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड स्केल इज measure the magnitude of energy released by an earthquake, ठीक है, कहेंगे रिएक्टर स्केल परिमाणीय स्केल है जिसके द्वारा भूकंप के समय निकलने वाली ऊर्जा का अंकन होता है, It was invented by American scientist Charles Francis Charles Francis FRANCIS फ्रांसिस रिएक्टर RICSTR,
इस स्केल का आविष्कार यानी रिएक्टर स्केल का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में किया था। फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। इट वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय बैंक BENQ बैंक ऑक्टेनबर्ग OCUTENBERG ऑक्टेनबर्ग इन 1965। इस स्केल को परिशोधित बैंक तथा ऑक्टनबर्ग बोलो स्पेलिंग BENQ बैंक OCUTENBERG ऑक्टेनबर्ग ने 1965 में किया था। देख लो सामने, देख लो ये अभी बोला नहीं, पूछो उन्होंने कैसे लिखा। हाँ हाँ लिखवाया सचिन भाई ने, इन 1935 बोला मैं लास्ट में, आपने क्या लिखा। हाँ बाय चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर 1935 देख लो। कुछ हो सकता है बोलने में स्किप कर गया हो, बड़ी बात नहीं। हो गया, हिंदी बोल दी मैंने इसकी। हाँ अब लिखेंगे इंग्लिश में अगला पॉइंट। द रेंज ऑफ वैल्यू इन अ रिएक्टर स्केल इज 0 to 9। इस स्केल में या इस स्केल का मान 0 से 9 तक होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ द नंबर इन द रेंज वैल्यू represent the magnitude of the earthquake hit, comma, as the number increase by 1, comma, the measured wave amplitude get added tenfold 10 गुना, and wave energy gets boosted by 32 times। हिंदी में लिखेंगे, इस स्केल में परिमाण भूकंप की ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें प्रति एक इकाई आगे बढ़ने पर तरंगों की ऊंचाई 10 गुना बढ़ जाती है। प्रति एक इकाई आगे बढ़ने पर तरंगों की ऊंचाई 10 गुना बढ़ जाती है तथा ऊर्जा
32 गुना बढ़ जाती है। अब इसका मतलब समझिए, ये कहने का सेंस क्या है। अब देखो यहां पे स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहां पे मान लो 5 आया, ठीक है, यहां पे 50 हो गया। तो कहने मतलब क्या, यहां पे इतना था तो यहां पे सीधे ये बढ़ गया। एम्पलीट्यूड मतलब क्या था, ऊंचाई होती है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां जो ऊर्जा निकली है वो 32 गुना है। तरंगों की वेव की ऊंचाई बढ़ी है 10 गुना, ठीक है, वेव की ऊंचाई बढ़ी है 10 गुना, लेकिन ऊर्जा बढ़ गई है 32 गुना। ये समझिएगा, समझ गए भाई। अगर ये फिगर आपको याद आ रहा हो, ये वाला ये था ना, ये ऊंचाई बढ़ रही ना में से, देखो तो जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा विनाश करेगा। ठीक है, हो गया। आ? नहीं 32 टाइम्स है, नहीं ये बताया मैंने, 5 से 50 हो गया ना, तो 10 गुना हो गया ना, ये बताने सेंस है मेरा। एनर्जी केवल 32 गुना है। नहीं नहीं 5 से गुणा नहीं करना है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि जो नहीं 5 लो आप, यहाँ पे ऐसे ले सकते। यहाँ कहने के सेंस इससे मतलब नहीं ना मैं यहाँ पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक यूनिट है, ये 2 है, तो मान लो यहाँ पे एनर्जी सपोज दैट, ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब कोई वो, मान लो 5 मकान गिरे, मैं मकान से एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे अच्छा, कोई कंफ्यूजन ना हो। 5 मकान गिरे, यहाँ पे 50 गिरे, तो 10 गुना हुआ मुझे मकान का। यहाँ गुने की बात हो रही है बस, केवल एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वहां पे इससे कोई मतलब नहीं, ये रैंडम एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। ऊर्जा अलग चीज हो गया ना, ये जैसे ये 1 है ये 2 है, तो देख लो फर्क, इसमें तरंग इतनी ऊंची उठी है, अब इसमें इतनी ऊंची है, किस लहरों में नुकसान अधिक होगा, इसमें नुकसान होगा ना। तो यह तरंगों की ऊंचाई बता रहा है, तरंगों की ऊंचाई 10 गुना बढ़ जाएगी और ऊर्जा 32 गुना। अब समझ गए, ये बोलने के संत है। अब इसमें करेंगे, इसीलिए मैं ये चीज फंसने वाली होती है, यही नहीं समझ पाते लोग, यही तो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, कि ऊर्जा अलग चीज है, तरंगों के, जब सुनामी आई, सुनामी हल्की हल्की आई, उससे क्या फर्क पड़ा, जब सुनामी की लहरें ऊंची होती है तो नुकसान होता है ना। तो जितने आगे बढ़ेंगे उतनी तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें 1-2 स्केल और होते हैं, हालांकि वो किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, 2 ही इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, बुझाती है, जाहिर बात है ना। इसीलिए दुनिया में कभी भी 7-8 से ऊपर भूकंप नहीं आया है, कैसा कहा जाता है 9 जिस दिन आ जाएगा धरती नहीं बचेगी। नहीं नहीं फिर से चेक करना, फिर चेक करना, वो एनसीईआरटी मिस प्रिंटिंग होगी अगर ऐसा हुआ होगा तो, कि फिर वो एनसीईआरटी छपती नहीं ना, छापता कौन जब कोई बचता नहीं तो। चलो ठीक है, लिखेंगे। 2 स्केल और है, हालांकि इस बारे में इतनी चर्चा नहीं है, लोग जानते भी नहीं होंगे, हालांकि 2 ही में इतना डिटेल में दिखा दिया, इससे ये 2 ही आते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है रोजी फॉरेन स्केल, ROSSI, रोजी, लिख लो, 2 स्केल का नाम अलग से है, रोजी ROSSI, रोजी फॉरेल, FOREL, फॉरेल स्केल। इसमें स्केल का मान था 1 to 10, बस जान के रखो, ठीक है, अलग से लिखना अलग से, ये उसमें नहीं है, कभी आ गया तो याद रहेगी, ये भी स्केल होते हैं। जैसे एक बार यूपीपीएससी ने पूछा था, एक स्केल का नाम देख के पूछा था कि ये स्केल क्या चीज नापता है, समझे चीज, ये बोलने जा रहा हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, हालांकि वो चक्रवात के लिए था, लेकिन पूछ सकता है भी। मैंने कहा ना इतना नहीं आना, बस 2 ही इतना पढ़ना, आपको ये बता दे रहा हूँ इसलिए एग्जाम में, क्योंकि ये ऑप्शनल वालों के लिए है, इतना नहीं पढ़ना, ठीक है, वो मतलब नहीं आपको बस इतना कि कभी एग्जाम में आता आप सरप्राइज ना हो,
हालांकि आने की पॉसिबिलिटी इसकी 0% है, 0 से 0.01% है, ये फिर भी एग्जाम मोड नहीं जानते हम ना। ठीक है, रोसी फोरेल स्केल 1 से 10 हो जाएगा। अगला हो जाएगा मेदवोदेव, MEDVEDEV, मेदवोदेव। स्केल इसमें 1 to 12 होता है। हाँ बस। अब लिखेंगे हेडिंग डालने के से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों का वितरण। देखो, भूकंप के वितरण के लिए मैं यहां पे लेके आया हूं। सबसे ज्यादा देखो इसका वितरण होता है प्रशांत महासागर में, यहीं पर भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी। और दुनिया का लगभग 68% अर्थक्वेक और वोल्केनो पैसिफिक ओशन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। मैंने कहा था यहां बजाय विनाश जाते हैं दुनिया का। ठीक है, थोड़ा सा आता है, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जिसमें हमारा भूमध्य सागर और इंडियन बेल्ट भी आती है। तो अगर दो बेल्टों की बात करें, केवल पैसिफिक और इंडियन की, तो इन दोनों को मिला के 80% से भूकंप ज्यादा यहीं पे आते हैं। लिखेंगे इसमें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक हो गया, विश्व में भूकंपों का वितरण हो गया। लिखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक coincide very closely, coincide, COINCIDE, coincide very closely with that of volcano, यानी विश्व में भूकंपों का वितरण ज्वालामुखी के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे ज्वालामुखी जुड़ा हुआ है। देखिए, विश्व में भूकंपों का वितरण ज्वालामुखी के साथ निकट से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों संबंधित आपस में, जहां भूकंप आएंगे वहां ज्वालामुखी भी आएंगे। देखेंगे रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट सिस्मिसिटी, रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट सिस्मिसिटी आर circum-Pacific area, comma 68% earthquake take place, comma which is also known as a पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये लिखा ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सिंपल पूछेगा रिंग ऑफ फायर से होते हैं, इसका मतलब समझते हो? अगर आपने बचपन में टॉर्च जला के अपने हाथ पे ऐसे की होगी, याद आ रहा है, तो लाल दिखाई पड़ता था। ऐसे ही होता क्या यहाँ पे 500 से अधिक एक्टिव वोल्केनो हैं। तो रात में डॉट डॉट लाइन, ये रात में भूकंप ज्वालामुखी निकलते हैं, तो रात में रेड कलर की रिंग दिखाई पड़ती है, इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे सबसे तीव्र भूकंपीय क्षेत्र, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला में आते हैं, जहां परिप्रशांत मेखला में आते हैं जहां 68% से अधिक भूकंप आते हैं।
इसलिए इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर का अग्निवलय, वलय मतलब रिंग, प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। सेकेंड बेल्ट लिखेंगे, प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, हाँ नेक्स्ट लिखें, दो बेल्ट, एक बेल्ट ही हो गया, एक वाला हो गया। नंबर 1 डाल देना पहले वाले में, दूसरे में इसमें। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कॉमा 21% of earthquake take place 21% of earthquake take place in Mediterranean region, comma East Africa, कॉमा इंडियन बेल्ट, यानी भारत जो भूकंपीय क्षेत्र है वो मिड कॉन्टिनेंटल में आता, पता होना चाहिए। ब्रैकेट डालेंगे यहां पे, हिमालयन बेल्ट, ब्रैकेट बंद, एंड सॉरी ब्रैकेट बंद, मिड अटलांटिक बेल्ट, कॉमा गल्फ ऑफ अडन, गल्फ ऑफ अडन या एडन, ठीक है। इसमें हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में 21% भूकंप आते हैं, जिसमें मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में भूकंप 21% आते हैं। इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, इंडियन बेल्ट, ब्रैकेट में हिमालयन बेल्ट भी कहते हैं इसे, कॉमा मध्य अटलांटिक बेल्ट तथा गल्फ ऑफ अदन, मध्य अटलांटिक बेल्ट और गल्फ ऑफ अडन, यानी अडन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, हाँ। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट 21% ऑफ अर्थक्वेक टेक प्लेस इन मेडिटेरियन सी या मेडिटेरियन, ईस्ट अफ्रीका, इंडियन बेल्ट, ब्रैकेट में हिमालयन बेल्ट, मिड अटलांटिक और गल्फ ऑफ अडन, ठीक है। अब डालेंगे इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रभाव। पहला लिखेंगे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ यानी लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पहले लिखेंगे। भूकंप में संपत्ति एवं, लिखो भाई भूकंप में संपत्ति एवं जीवन का नुकसान होता है। भाई लोग भी तो मरते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा। पता है अभी सीरिया में जो भूकंप आया था, सीरिया और तुर्की मिलके, उसमें सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 60,000 लोग। जो सरकारी आंकड़ों में अगर 60,000 है तो गैर सरकारी में 3 गुना अधिक मान लीजिए, कम से कम, समझ जाइए, ठीक है। अगला लिखेंगे शेकिंग एंड फॉल डाउन, शेकिंग एंड फॉल डाउन ऑफ ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। डिस्ट्रक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, कॉमा टाउन, इससे शहरों और कस्बों का विनाश हो जाता है। जैसे क्राकातोआ जब भूकंप आया था तब इंडोनेशिया का एक शहर समाप्त हो गया था, आज से सदियों पहले। इटली में भूकंप आया था, उसमें इटली के यहाँ भूकंप देवी रखा होगा मेरे ख्याल से बेल्ट, आज मैं गलती कर गया कि पेन ड्राइव मैंने ऐड नहीं किया उसको।
क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक दिखाया था मैंने, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी एंड टाउन, शहरों का विनाश होता है, कस्बों का। नेपेल्स शहर जो था इटली का, वो समाप्त हो गया था ऐसे लावा फटने से। इट डैमेज ऑयल पाइपलाइन, इट डैमेज ऑयल पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, इनके द्वारा तेल के पाइपलाइनों का तथा विद्युत विद्युत संरचना का भी विनाश होता है। देखो लाइट जो चली जाती है, अब तो रिस्टोर होने में टाइम लगता है, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। अगला लिखेंगे अर्थक्वेक मेजरमेंट, भूकंपीय प्रबंधन। देखो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इससे इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, हम इसमें पहले से तैयारी करके नुकसान को कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथों में। हाँ, जैसे जापान देखो, जापान हमसे 50 गुना अधिक खराब जमीन पर रहता है, जहां पे कहा जाता है पर डे 2-3 अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता वहां पे। उसी बेल्ट में, इसी प्रशांत महासागर की बेल्ट में यहां पड़ता है ताइवान, ध्यान रखो यहां पे ताइवान है। ताइवान में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक बनी है, बुर्ज खलीफा। पहले यहां पे एक बिल्डिंग है ताइपे 101। सोचो इस सिस्मिक हाई स्प्रिंग जोन में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी है ऐसी। तो वजह क्या है? लेकिन हमारे वहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, घर के नक्शे पास नहीं थे, नक्शे पास तो अधिकारी परेशान करते हैं। समस्या ये भी तो है, जिन्होंने घर का नक्शा पास कराया होगा वो अच्छे जानते होंगे कितनी पावर बेलने पड़ते हैं। इसमें देखो होता है कि अक्सर इसमें दोदी भाई, अभी उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, जहां पे सिस्मिक वेव वाली प्रेडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं, यानी अर्ली वार्निंग सेंटर बनाए गए हैं। अब इससे ये मतलब नहीं भूकंप आएगा पता लग जाएगा, लेकिन उसका कुछ जब आने पे कुछ हम उसको नोटिस करेंगे तो भविष्य में उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जानवरों का बिहेव बदल जाता है, ऐसा क्यों? देखो इसकी वजह क्या होती है, इसको थोड़ा साइंस में, ये तो है ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमारी अप्रोच का बड़ा ध्यान रखना होता है। मैंने इन 2 हफ्तों क्लास में आपको बहुत कुछ नहीं सिखाया, लेकिन एक अप्रोच देने का प्रयास किया है मैंने आप लोग को, कि पढ़ते समय उस सब्जेक्ट के बियॉन्ड भी जाकर सोचना है आपको। जैसे कि भूकंप को आप 50 लोग से पूछेंगे तो ये बताएंगे हाँ उनको पता लग जाता, वो भावनाओं वाले आंसर देंगे, भावनाओं से काम एग्जाम पास करना है ना मैं। तो होता क्या, आपने साइंस में एक चैप्टर पढ़ा होगा साउंड, पढ़ा है? साउंड में कहा जाता है इंसान के सुनने की क्षमता होती है, जैसे इंसान के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के सुनने की क्षमता। 20 से नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, इसको पराश्रव्य ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो मतलब नहीं हमारा। देखो इंसान ना इससे नीचे सुन सकता है ना इससे ऊपर, लेकिन जानवर इससे नीचे भी सुन सकता है, इससे ऊपर भी। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने कमरे में सोए हो, रात को 2 बजे कुत्ता भौंकने लगा, आपने पत्थर मार के भगा दिया, नींद खराब कर रहा है। 2 घंटे बाद भूकंप आया, पता लगा अरे नींद नहीं तो भूकंप था वो, यानी हमें नहीं, वो हमें जगा रहा था। दूसरी चीज, आप अपने घर में बेड पे सोए हो, अचानक रात को 2 बजे आपका बेड हिल जाए, आप उठ के भागो, मम्मी भूकंप आ गया, तो अरे भूकंप में सो जाओ, तब लगता है बेड कौन हिला गया, अब लगता है भूकंप आ ही जाए ताकि डर निकल जाए, है ना। तो वजह समझिए ये हुआ कैसे, देखो बहुत ध्यान से, इंसान हमेशा अनयूजुअल चीजों से डरता है। जैसे हम बचपन में भूतों से क्यों डरे? क्यों? भूतों की गर्दन मुड़ जाती थी, हमारी नहीं मुड़ती है पीछे। भूतों के पैर मुड़ जाते थे, हमारे नहीं मुड़ते, इसलिए डरे हम। भूत गायब हो सकते थे, हम गायब नहीं होते, इसलिए डरते हैं। अब आता अपने टॉपिक पे। अब जानवर अपने पेड़ पर सोया है, कोई अपने बिल में सोया है,
अचानक धरती हिली। तो ये वैसा ही था जैसे आप रात को 2 बजे बेड से उठ के भागे। ऐसे उस जानवर के साथ भी हुआ। वो तरंगे हिली, वो उनके कानों तक पहुंची क्योंकि उनकी क्षमता है, हमारी नहीं है। वो जानवर, कुत्ता भौंकने लगा, बिल से चूहे निकल आए, पक्षी रात में चिल्लाने लगे, चेहचे करने लगे। हमें लगा ये क्या हो रहा है। तो वजह क्या कि उनके क्षमता हमसे ज्यादा है, तो पहले ही एक्टिव हो जाते हैं और हम उनके बिहेव को अनयूजुअल मानते हैं। इसे अनयूजुअल बिहेव को, जैसे मधुमक्खियां, डॉल्फिन, ऐसे कई जानवर हैं, ठीक है। तो इससे हम उनकी सुनने की क्षमता हमसे बहुत ज्यादा है। इस समय सबसे लेटेस्ट जो अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो मधुमक्खियों और सांपों पर चल रहा है, क्योंकि उनकी क्षमता लगभग काफी ज्यादा है और वो आधे 1 घंटे पहले उनका बिहेव चेंज होता है। सोचो, ऐसी इमेज करो अपने जीवन काल में अगले 20-30 सालों के अंदर हम ऐसा देख पाए कि भूकंप को हम आधे घंटे पहले प्रिडिक्ट कर लें। जैसे उसको करते, सुनामी कर लेते हम, चक्रवात को कर लेते हैं कि चक्रवात 2 दिन बाद बंगाली खाड़ी में यहाँ हिट करेगा, सब हट जाता है आराम से ना, फिर मौज, अच्छा ऐसी सेल्फी लेंगे इसके साथ, ऐसे होगा। सोचो ऐसा हो 20 साल बाद कि हमें पता लग जाए कि भूकंप आने वाला है, 1 घंटे बाद सब खाना वाना बना के तैयार रहेंगे, कपड़े पहन के अप टू डेट। अब बिल्डिंग हिल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हो गया ना। तो वो चीज है, हम उस लिए खोज कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे। तो इसलिए हम एनिमल बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे होता है इसमें, हम इसका और क्या कर सकते हैं, हम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग है, जैसे मैंने ताइपे का एग्जांपल दिया, हाई सिस्मिक जोन में, वहां पे टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी ये है, वहां की बिल्डिंग मान लो बहुत ऊंची है, 101 माले की, बीच में एक पेंडुलम बनाया गया है, पेंडुलम के बीच में एक गैप है, ठीक है। होता क्या है, जैसे भूकंप आता है बिल्डिंग हल्की झुक जाती है और वेव उसके बीच से निकल जाती है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर लोहे का एक तरफ पेंडुलम घंटा लटका है, ठीक है। वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भाई भूकंप में क्या तरंगे आती ना, आप तरंगों को निकलने की जगह दे दीजिए। जैसे बिजली गिरती है, लोग मर जाते हैं बरसात में, अगर उसी बिजली पे हम बिल्डिंग पे कॉपर की तार लगा दें तो नहीं गिरेगी, यानी उस वेव को उस कॉपर ने ऑब्जर्व कर लिया। यही यहां कर दिया गया, उस वेव को निकलने का रास्ता उन्हें पहले बना दिया। अब वो वैज्ञानिकों ने बनाया, अब यहाँ पे पेंडुलम किया, जब भूकंप आएगा तो धरती हिलेगी, धरती हिलेगी से ये हो गया, ये हो गया, देखो हिली, ऐसे हुआ, निकल गया ऐसे, इधर हिलेगा ऐसे निकल जाएगा वो। तो ये बड़ा, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके लिए यूट्यूब सर्च कर लेना, आप देख लेना, इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं वो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इस पे है, आगे इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे क्षेत्र में कैसे बन, ठीक है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी, इससे हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, सिस्मिक स्टेशन, सिस्मिक स्टेशन, हेडिंग बोल दी मैंने हिंदी में ना, हेडिंग बोल दी, सिस्मिक स्टेशन वार्मिंग अहेड ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंपीय केंद्र, भूकंपीय केंद्र भूकंप के आने की पूर्व सूचना देते हैं। इसमें लिख लेंगे उत्तराखंड, ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्मिंग सेंटर, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्मिंग सेंटर इज established उत्तर काशी रीजन, स्टैब्लिश उत्तर काशी रीजन इन उत्तराखंड। हिंदी में लेंगे, भारत का प्रथम भूकंप पूर्व सूचना केंद्र, भूकंप पूर्व सूचना केंद्र की स्थापना उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में हुई है, ठीक है।
अर्थक्वेक अर्ली वार्मिंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड उत्तर काशी रीजन इन उत्तराखंड। ठीक है, अगला लिखेंगे बिल्डिंग आर्किटेक्चर, इमारतों की संरचना, ब्रैकेट लिखेंगे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग। ऐसी तो ये उसी का एग्जांपल हो गया भूकंप प्रतिरोधी। अब ज्यादा कंक्रीट थोड़ी डालना है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है ना हमें। जैसे आजकल नए मकान बन रहे हैं उसमें ऐसा डिजाइन बनाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम प्रकाश आ सके, वरना पुराने घरों में अंदर के कमरे ऐसे होते थे दिन में भी लाइट जलानी पड़ती थी। जैसे आप पुराने राजा महाराजा महल देख लो, उसमें लाइट कहां होती थी, ये हर अंदर कमरे में रोशनी आती है, ये टेक्नोलॉजी है। लखनऊ में जो इमाम बाड़ा बना हुआ है, कोई गया है वहां पे घूमने? हाँ, उसमें जो कुआं है उस कुएं में गोमती नदी का पानी आता था। जो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, सबसे गहराई वाले स्थान से ऊपर साफ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हम अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें लिखेंगे ऑब्जर्विंग एन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनिमल, जानवरों के असामान्य व्यवहार का अवलोकन करना। मॉक ड्रिल क्या मॉक ड्रिल हिंदी में क्या बोलेंगे? मॉक ड्रिल हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व परीक्षण, पूर्व अभ्यास। ठीक है सर, मॉक ड्रिल करना कि ऐसे होगा तो ऐसे कर्म करेंगे, है ना, मॉक ड्रिल होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे ट्रिपल आर रूल। पूर्व परीक्षण हो गया। ट्रिपल आर, इसमें क्या होगा? फर्स्ट आर में होगा रेस्क्यू, सेकेंड आर में होगा रिलीफ। ट्रिपल आर को ऐसे ही लिख लो, बात चाहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो इंग्लिश पूछेगा ट्रिपल आर का मतलब। पहले को होगा रेस्क्यू, मैं हिंदी बोल दूंगा इसकी आपके लिए, कोई दिक्कत मुझे आता है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा ट्रिपल आर के रूप में आएगा। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव, RESCUE, रेस्क्यू। यानी पहले आर का मतलब होता है रेस्क्यू मतलब बचाव। दूसरे आर का मतलब होता है रिलीफ यानी राहत, RELIEF, रिलीफ यानी बचाव। एंड तीसरे आर का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, REHA लिख लिया ना तीनों, REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास। ठीक है, सेफ स्पॉट अंडर किचन, सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर टेबल। जब भूकंप आने के समय घुसल खाने बोलते हैं ना किचन को, घुसल खाने के अंदर सुरक्षित स्थानों पे छुप जाए। मतलब जो काउंटर होता है काफी, जहां सिलेंडर कितने मजबूत होते हैं देखते हो, हमेशा भूकंप में अपने सर को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में दुनिया में कहीं भी ज्यादातर जो भूकंप मौतें होती हैं वो सर पे चोट लगने की वजह से होती है। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, आग वाले स्थानों से दूर जाना। सिलेंडर ऑफ कर दो, लाइट बंद कर दो। ये पॉइंट मेंस में लिखने के आता है, ये पॉइंट भूकंप के लिए ध्यान रखना, ये पॉइंट मेंस के लिए है ये। और इन पे पीटी में भी स्टेटमेंट डाले, पूछ लेगा कौन सा सही गलत है। नेक्स्ट लिखिए स्प्रेड अवेयरनेस amongst your friends and family member, amongst your friends and family member
एंड फेस एनी डिजास्टर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। ठीक है, अपने मित्रों तथा परिवारों अपने मित्र तथा परिवारों के बीच जागरूकता का प्रसार करना, जागरूकता का प्रसार करना, ताकि ताकि इस आपदा का मुकाबला ताकि इस आपदा का मुकाबला सशक्त होकर कर सके। मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, अर्थक्वेक जोन इन इंडिया। देखो इंडिया में अर्थक्वेक के 4 जोन बनाए गए हैं, लोग के 5 पढ़ते हैं, जैसे 5 4 3 2 1 नहीं है इंडिया में। ध्यान रखना, कभी एग्जाम फंसा सकता है कि इंडिया को 4 अर्थक्वेक जोन डिवाइड किया गया है, ना कि 5 में। ठीक है, फाइव फाइव, हाँ सबसे अधिक से होगा ना जहां से विनाश हो रहा है, इसलिए। अब देखो, ठीक है, इस पे हम देखते हैं इंडिया में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे। अब आते हैं, पहले हम जोन 5 में आते हैं। जोन 5 में सबसे पहले आएगा हमारा हिमालयन बेल्ट। ये पूरा हिमालयन बेल्ट है, यहां पर 5 तीव्रता का आता है। ठीक है, ये जोन 5 में आता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, थोड़ा सा एरिया भुज का भी आता है, लेकिन हिमालयन बेल्ट मुख्य है। फिर आएगा जोन 4। जोन 4 आएगा दिल्ली एनसीआर। आपको दिल्ली एनसीआर में क्या है सर? दिल्ली एनसीआर हरियाणा पास एक फॉल्ट पाया गया है, दरार। ठीक है, वो हो गया। और गुजरात का भुज क्षेत्र। ठीक है, भुज जोन। ठीक है, ये भी जोन 4 में आएगा, ये भी जोन 4 में। जोन 3 में कौन सा आएगा? ये विंध्य से नीचे ये वाला एरिया और गंगा घाटी का, क्या हो रहा है, ये वाला एरिया यहां आएगा। तो यहां बस ज्यादातर क्या होता है, अगर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है तो हम यहां महसूस करते हैं। कभी आपने यूपी बिहार में इतना विनाश नहीं देखा होगा, बस महसूस करते हैं इसके। तो ये एरिया यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया, इसे सटा बुंदेलखंड का एरिया, यूपी बिहार हरियाणा, ये सब एरिया, ये सब जोन, अरे 4 लिख दिया मैंने ना 3 में। जोन 3 में, और दिल्ली आ जाएगा जोन 4 में। ठीक है, बाकी जो ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय भारत, ये आएगा पूरा जोन 2 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। बना लो इसी तरह लिख के। जोन 1 नहीं, 4 बता, 4 हो गया ना, 5 4 3 2। जोन 1 में आएगा पता ही नहीं लगेगा आपको भूकंप आया भी है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, भूकंप आने में जो हमेशा कभी आता है कि किस तीव्रता के भूकंप आने पर मेज पर रखी चीजें गिर जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 3 से ज्यादा पर। ठीक है, बना लो, फिर लिखवा देता हूं मैं इसमें ये। अच्छा, है? नहीं नहीं, जोन है, जोन 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 है ना,
समझा एक बात? हाँ, देखो यहाँ मतलब ये है कि जहां जोन 5 है वहां पर सबसे तेज भूकंप आएंगे, कभी आएंगे तो वो नहीं, वो बोलने का मतलब वो है, यहाँ पे ये जोन है, ये एरिया बता रहा है कौन से क्षेत्र में सबसे तेज आएंगे, और ये जो बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, हाँ स्केल वाला, कि कितने स्केल पे आएंगी चीजें गिरने लगेंगी इस पे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एग्जाम में है कि किस तीव्रता के, ये एनसीईआरटी में रखा है, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाए हो एनसीईआरटी 7th की, खोलो उसको। सेवंथ की नहीं लाया तो कोई बात नहीं, लाए, हाँ ये देखो इसमें यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है, डू यू नो में ऐसे में कहा था ना, देखो लिखा है एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फील ओनली अ लिटिल, यानी 2 या इससे कम की तीव्रता भूकंप हमें बहुत कम महसूस होते हैं, ठीक है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, यानी 5 या 4 जो भी होगा, 5 या इससे ऊपर की तीव्रता पे क्या होगा, कोई भी सामान आपको गिरने लगेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग, 6 से ऊपर जब भी आता है वो बहुत विनाशकारी होता है, कहीं भी आता है। एंड 7 इज द क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक, 7 से ज्यादा बहुत कम ही आते हैं, कई कई सालों में 1-2 बार आते हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ा करो। नहीं आपको नहीं, मतलब सबको बता रहा हूँ ध्यान को, एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी को अब तक लोगों ने या तो सीरियस लिया नहीं है या उसको लोगों ने पढ़ाया नहीं ठीक से, ठीक है। इसमें पढ़ लिया, अब आप लोग ऐसा करो, डालो हेडिंग अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, भारत में भूकंपीय क्षेत्र। इसमें आप लोग 2 कॉलम बना लेंगे ऐसे करके, पहले में लिखेंगे जोन 5 करके, फिर एरिया लिखवा दूंगा, फिर जोन मैं कहीं बना लो, ये हेडिंग बना लो, इधर लिख लो जोन, इधर लिख लो एरिया। पहले लिखेंगे जोन 5, जोन 5 में आ जाएगा वेरी हाई रिस्क जोन, एरिया वाले में वेरी हाई रिस्क जोन यानी अधिक विनाशकारी भूकंपीय क्षेत्र। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट, यानी हिमालय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी भारत,